दोस्तों हमारे पास बहुत से डायबिटीज के पेशेंट डायबिटिक फुट वाली कॉम्प्लिकेशंस लेके आते रहते हैं और उन्हें देख के हमें दुख भी बहुत होता है कि जिस प्रॉब्लम को थोड़ी सी केयर करके प्रिवेंट किया जा सकता था उस प्रॉब्लम में ये लोग क्यों और कैसे फंस चुके हैं। दोस्तों आप मेरे व्यूअर्स, अगर आपको भी आपके किसी अपने को भी डायबिटीज है तो आप इस चक्कर में ना फंसे। तो उसके लिए मैं आपको कैसे फुट की केयर करना है, कैसे इस प्रॉब्लम को प्रिवेंट करना है, वो डिस्कस करने जा रहा हूं। दोस्तों सबसे पहले ये जान लीजिए कि इसकी जड़ जो है तो डायबिटिक न्यूरोपैथी है। इसमें क्या होता है, ये जो सेंसेशन वाली नस होती है, इसकी जो ब्लड सप्लाई वाली नस होती है उसमें प्रॉब्लम आ गई होती है। तो उसको प्रॉपर जब ब्लड सप्लाई नहीं मिलती है तो ये जो सेंसेशन देने वाली नस होती है ये सेंसेशन नहीं दे पाती है और लगभग पेशेंट का पैर जो है तो वो सुन्न ही हो जाता है, वो एक किस्म का एनेस्थीसिया हो जाता है। तो फिर उसमें जब भी कोई भी बाहर से माइनर चाहे मेजर ट्रॉमा होगा तो पेशेंट को उसकी उतनी पेन ही नहीं महसूस होगी। मान लिया पेशेंट ने टाइट जूता पहन लिया तो उसको पेन महसूस ही नहीं होगी और वो जूता धीरे 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 जख्म वहां पे बना देगा। या कोई भी जैसे मान लिया आग सेक रहा है, जैसा हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया, तो वो आग महसूस नहीं होगी। या बहुत ज्यादा गर्म पानी में पैर धोने के लिए डाल दिए तो वो गर्म पानी महसूस नहीं होगा और वो पैर जो है तो बर्न हो जाएगा और उस पे फिर आगे चल के चाहे ब्लिस्टर्स भी आ सकते हैं, इन्फेक्शन हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि ट्रॉमा किस टाइप का हुआ है। अगर केमिकल ट्रॉमा हुआ तो उस टाइप के सिम्टम्स आएंगे, अगर जो है हीट ट्रॉमा, फिजिकल ट्रॉमा हुआ तो ब्लिस्टर्स आ सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि इसकी केयर कैसे की जाए, इसको प्रिवेंट कैसे किया जाए। तो दोस्तों सबसे पहले इसकी प्रिवेंशन में काम करना होगा ब्लड शुगर लेवल्स पे। तो ब्लड शुगर लेवल्स को प्रॉपरली कंट्रोल करना होगा। अब एक भाई ने कमेंट किया था कि सर ब्लड शुगर को कंट्रोल करना ही तो बड़ी मुश्किल बात है। देखिए ब्लड शुगर को कंट्रोल करना हम डॉक्टरों के लिए बहुत छोटी सी बात है, परंतु हम लोग क्या करते हैं, आप इस चीज को बड़ी बारीकी से समझना कि हम लोग क्या करते हैं, पहली बार में बेस्ट मेडिसिन नहीं लगा सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं, मान लिया फर्स्ट टाइम हम लोगों के पास पेशेंट आ गया, उसकी शुगर है 300, ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि पेशेंट को डाइट समझाएंगे, एक्सरसाइज समझाएंगे और फर्स्ट सिंगल मेडिसिन दवाई लगाएंगे, चाहे जैसे फॉर एग्जांपल मेटफॉर्मिन मान लिया लगा दिया। तो फिर हम पेशेंट को मान लिया 5 दिन या बहुत दूर का है तो 10 दिन के बाद हम पेशेंट को बुलाते हैं। फिर 10 दिन के बाद हम फिर चेक करते हैं, खाली पेट शुगर चेक करते हैं, खाना खाने के बाद चेक करते हैं, फिर देखते हैं कि कितनी शुगर कंट्रोल हुई। अगर 300 ही आई तो हम 1 साल्ट और जोड़ते हैं, फिर वही सेम दोहराते हैं। फिर देखते हैं अगर मान लिया 200 ही आई तो फिर तीसरा साल्ट जोड़ते हैं। पहली बार में 3 साल्ट नहीं लगाते हैं। तरीका भी वही सही है, आप लोगों को उससे ही फायदा है। हम लोगों को तो आप जैसे बोल देते हैं जी कि पहली बार में जी शुगर कंट्रोल नहीं कर पाए, तो वैसे नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को समझनी होगी। ट्रीटमेंट में भी इसमें आपको जागरूकता लानी होगी कि डॉक्टर्स जो सही इलाज करते हैं वो इसमें स्टेप बाय स्टेप ही दवाइयाँ बढ़ाते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप जब बढ़ाएंगे, अब मान लिया पहली बार आपकी 400 आई और दूसरी बार आपकी 300 ही आई, तो आप बोलें जी कि मेरी 150 तो ला नहीं पाए आप, तो वैसे नहीं होता है। और फिर कई बार क्या होता है कि वो ट्रिपल साल्ट, 4 गुना साल्ट, और उनको भी 2-2 सुबह शाम लगा के भी फायदा नहीं होता है, तो इंसुलिन तक लगानी पड़ती है। और शुगर क्यों नहीं कंट्रोल हो पाती, बहुत लोगों की मैंने देखा है कि वो लोग जो है तो हम लोगों के डॉक्टरों के हाथ बांध देते हैं। वो बोलते हैं जी कि हमने अब बस इंजेक्शन नहीं लगवाना। शुगर 500 है और सारी दवाइयां ट्राई कर चुके हैं, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, सब चीजें ट्राई कर चुके हैं, फिर भी शुगर 500 से 600 से नीचे नहीं उतर रही है। कईयों का तो हमने देखा है कि ग्लूकोमीटर्स भी हाई ही बताते हैं। ऐसा भी नहीं कि मतलब उनकी भी लिमिट उन लोगों ने क्रॉस कर दी होती है, फिर भी वो लोग इंसुलिन लगाने के लिए बिल्कुल भी इंसिस्ट नहीं करते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर वैसे जरूरत पड़ती है तो कंट्रोल करना तो बहुत आसान है, इंसुलिन लगा देंगे। परंतु ये जो सारे हम लोगों ने सीरीज बनाई है, ये वीडियोस बनाए हैं, ये उसको फिर रिवर्स करने के लिए बनाए हैं। कंट्रोल करना बहुत आसान है। तो सबसे पहले जो है तो ये चीज समझ के कंट्रोल करवाइए, हुक एंड क्रुक, दवाई से, इंसुलिन से, जैसे मर्जी, रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है। तो कंट्रोल करना है ब्लड शुगर को, फिर कर दिया रिपीट। अब आदत ही ऐसी, अब क्या कर सकते हैं, चलो कोई बात नहीं, सॉरी, धीरे धीरे रिपीट करने वाला जो मेरी आदत है इसको मैं सुधारूंगा। तो कंट्रोल ब्लड शुगर, ठीक है। दूसरा क्या करेंगे, इसमें जो पैर की, टांगों की ब्लड सप्लाई है वो इंप्रूव हो, ऐसे ऐसे फंडे अपनाने। मैं बताता हूँ कैसे पैरों की जो ब्लड सप्लाई है हम लोग बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले तो
स्मोकिंग क्विट कर दीजिए। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो अगर आपको डायबिटीज़ नहीं भी है और आप स्मोकिंग करते हैं तब भी नसें ब्लॉक होके ऐसी हालत बन सकती है, जैसे डायबिटीज़ के पेशेंट में डायबिटिक फुट होता है ना, वैसे एक बर्गर्स डिजीज होती है और डेंजरस होती है। नसें ब्लॉक हो जाती हैं, जो ब्लड सप्लाई देने वाली नसें हैं स्मोकिंग की वजह से ब्लॉक हो जाती हैं और गैंग्रीन तक हो जाती है, और बिना डायबिटीज़ के भी ये चीज़ हो सकती है। तो सबसे पहला जो है, अगर ऊपर से आपको डायबिटीज़ भी है, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, एक तो डायबिटीज़ है, ऊपर से अगर स्मोकिंग भी कर रहे हैं तो आपको लंबे समय में आगे चल के डायबिटिक फुट की प्रॉब्लम हो सकती है। तो आज के आज ही आप स्मोकिंग छोड़ें। दूसरा जो है, तो आपने बड़ी देर टांगे लटका के बैठे नहीं रहना है। अगर आपका काम मान लिया बैठने का है तो आप आधा घंटा बैठे हैं जैसे, तो आधे घंटे के बाद आप लोग उठ जाइए। अपने क्या करिए, देखिए सर्कुलेशन इंप्रूव करने के लिए सेकंड हार्ट का काम लीजिए। हमारी बॉडी में 2 हार्ट्स होते हैं, तो सेकंड हार्ट से काम लीजिए। एक हार्ट तो पंप करता है, और ये जो टांगों में आप बड़ी देर मान लिया कोई खड़ा रहता है तो ग्रेविटी के अगेंस्ट ब्लड को जाना होता है। तो अगर थोड़ी बहुत जैसे इसकी एक्सरसाइज होती रहती है, काफ मसल की जो पिंडलियां होती हैं, तो वो जो ब्लड होता है इसको ये वापस पंप करता है हार्ट की तरफ को, तो इसलिए इसको सेकंड हार्ट भी बोलते हैं। तो अगर आप लंबे समय तक टांगे लटका के बैठते हैं तो कुछ टाइमर भर लीजिए, तो आधे घंटे के बाद खड़े हो जाइए, और ऐसे करके पंजों पे आप ऊपर नीचे होइए। तो पंजों पे आपके खड़े होने से जो है तो आपका वो सर्कुलेशन और बढ़ेगा, जो ब्लड यहाँ पे पूल हो रखा होगा वो वापिस हार्ट की तरफ जाएगा। तो इस सेकंड हार्ट का आप काम लीजिए और अपनी सर्कुलेशन को और इम्प्रूव करिए। और दूसरा क्या है कि आपने एक्सरसाइज करनी है, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी है, आपने प्राणायाम करना है, आप कपालभाति कर सकते हैं, आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं, आप सिंपल सांस अंदर खींचना बाहर खींचना तेज जैसे वैसी एक्सरसाइजेस भी कर सकते हैं। एक्सरसाइजेस तो वैसे भी डायबिटीज में बहुत अच्छी हैं, परंतु डायबिटिक फुट में और अच्छी हैं। अगर आप एक्सरसाइज देखा होगा आपने, अगर मान लिया हाथ पैर ठंडे हैं और आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपके हाथ पैर गर्म हो जाएंगे। मतलब एक्सरसाइज से जो है तो पेरीफेरी में आपने उन नसों को और अच्छी ब्लड सप्लाई दी, तो इसलिए आपका एक्सरसाइज करना जो है तो इसमें बहुत बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके साथ साथ आप क्या करें, नर्व्स को नरिशमेंट दें। नर्व्स को जो है तो विटामिन्स और मिनरल्स जो होते हैं वो उनकी मेन नरिशमेंट होती है। आप हरी साग सब्जियां ज़्यादा खाएं, सलाद ज़्यादा खाएं, जो कम मीठे फल होते हैं वो ज़्यादा खाएं, और कुल मिला के फलों में और सब्जियों में भरपूर जो नर्व्स को नरिशमेंट करने वाली चीज़ें होती हैं वो आप ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। थोड़ी बहुत मीठी भी हैं वो भी चलेंगी, बशर्ते आपकी शुगर कंट्रोल होनी चाहिए। नर्व्स को नरिश करने के लिए दवाइयाँ भी होती हैं, जैसे मल्टी विटामिन्स होती है, मल्टी मिनरल्स होती हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वो अगर आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं तो हम लोग अच्छी से अच्छी दवाइयाँ वो लिख देते हैं आप लोगों को। साथ साथ आप क्या करें कि पैरों की प्रॉपर हाइजीन मेंटेन रखें, पैरों की साफ सफाई का खास ध्यान दें, और पैरों की सफाई करने के लिए आप ल्यूक वार्म गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें। अगर आप बहुत गर्म पानी से पैरों को धोते हैं तो हो सकता है हल्की फुल्की सेंसेशन कम हुई रही हो, तो उससे आपको पैरों के जलने का पता नहीं चलेगा, ब्लिस्टर्स हो सकते हैं। तो ल्यूक वार्म से ही धोएं। और अगर ठंडे पानी से धोने हैं तो बहुत ज़्यादा ठंडे पानी से ना धोएं। अगर मान लिया सर्दियाँ हैं, सर्दियों में वैसे ही पेरीफेरी में जो है तो ब्लड सप्लाई जो एंड्स होते हैं ना पेरीफेरी, उसमें जो है तो ब्लड सप्लाई वैसे ही घटी हुई होती है, वो पहले ही ठंडे हो रखे होते हैं। फिर और अगर ठंडा उनको करेंगे आप ठंडे पानी से धोने के चक्कर में, तो ब्लड सप्लाई और वहाँ की कम हो जाएगी। तो आपने ध्यान रखना है कि आपने जब भी पैरों को धोना है तो आपने ल्यूक वार्म वाटर से ही धोना है। और साथ साथ आपने एक ध्यान और रखना है कि अगर डायबिटिक फुट हो रखा हुआ है और साथ में उसके इन्फेक्शन भी है, उसमें ब्लिस्टर्स बन रखे हैं, उसमें अंदर और भी मान लिया फंगल इन्फेक्शन भी साथ में है, तो आप पानी उसमें ना लगाएं। तो आप जैसे जैसे आपका ट्रीटमेंट चला हुआ है वैसे आप ट्रीटमेंट चलाए रखें, धोने के चक्कर में उसको गीला ना करें फिर, ठीक है। दूसरा जो है, फिर धोने के बाद जो है आप पैरों को अच्छे से ड्राई कर लें, स्पेशली जो टोज होते हैं, जो पैरों की उंगलियां होती हैं, उनके बीच की जगहों को अच्छे से ड्राई कर लें। अपने कॉटन के क्लॉथ से भी ड्राई कर सकते हैं। अगर उनको ड्राई ना करें तो अगर मान लिया डायबिटीज नहीं भी है तब भी उनमें साड़ टाइप लग सकता है, फंगल इन्फेक्शन वहाँ पे हो सकता है, टीनिया पीडिस वहाँ पे जो है तो हो सकता है। तो इसलिए प्रॉपरली उनको ड्राई कर ले। अपने पैर के नाखूनों को अच्छे से ट्रिम करें। पैर के नाखूनों को काटने के लिए भी खास ध्यान दें। ऐसा ना करें कि बहुत गोलाई के चक्कर में यहाँ से आप बहुत गहराई में काट दें। जो साइड के एजेस होते हैं यहाँ से बहुत गहराई में नहीं काटना है। हो सके तो जितना स्ट्रेट हो सके उतना स्ट्रेट आपने पैरों के नाखूनों को काटना है, या
कम से कम कर्वेचर पैरों के नाखूनों को काटने में आपने देना है। क्योंकि इससे देखिए, इससे क्या होगा, अगर मान लिया अंदर को आपने ये कर दिया, इसको काट दिया, तो जब जैसे नाखून दोबारा बढ़ेगा तो अपना ही नाखून हो सकता है इनग्रोन हो जाए, वो अंदर को अपने ही यहाँ से स्किन को ये डैमेज करने लग जाए। तो इसलिए इसको आपने जितना हो सके कम कर्वेचर से काटना है, और यहाँ पे जितना हो सके उतना लंबा थोड़ा छोड़ देना है कॉर्नर्स पे। और जो चोंच बनती है, जो शार्प एजेस बनते हैं, उनको आप किसी चीज से घिस सकते हैं, नेल कटर से ही घिस सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने खास ध्यान रखना है पैरों की हाइजीन मेंटेन करते हुए। और इसके साथ साथ आपने क्या करना है कि अगर आपके पैरों में मान लिया कहीं कीले हैं, पैरों में कहीं कैलस फॉर्मेशन हो गई है, तो उसमें खुद ब्लेड से उसको काटने नहीं लग जाना है। या कोई कई गोखरू लगा देते हैं, कई कॉर्न कैप्स लगा देते हैं, तो वो कोई भी चीज़ आपने डायबिटीज़ के पेशेंट्स में, चाहे आपको डायबिटिक फुट नहीं भी है तब भी उन कॉर्न्स के ट्रीटमेंट के लिए ऐसा कुछ नहीं करना है। इसके साथ साथ जो दो और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो है सॉक्स का चुनाव। जो अपने जुराबें जो चुनाव उनका करना है, एक तो वो जुराबें कॉटन की होनी चाहिए, दूसरी जो है तो वो रोज़ धुली हुई होनी चाहिए, तीसरा जो है तो उनको अच्छे से ड्राई होनी चाहिए। वो ऐसा ना हो कि हल्की हल्की वो गीली हो, तब भी फिर इसमें फंगस ग्रो हो सकता है डायबिटीज़ के पेशेंट में। चौथा, सॉक्सेस में आपने क्या ध्यान रखना है कि वो जो उनके ऊपर रबर बैंड होता है वो जितना ढीला हो सके उतना अच्छा है। अगर वो टाइट होगा तो वो भी तो सर्कुलेशन रोकेगा। जूतों का चुनाव भी आपने प्रॉपर्ली करना है। जूते आपके छोटे साइज के नहीं, टाइट नहीं होने चाहिए। हो सके तो आपने एक साइज नंबर बड़ा भी आप ले सकते हैं। कोशिश करनी है स्पोर्ट्स शूज़ पहने। स्पोर्ट्स शूज़ भी ऐसे पहने कि जिनमें प्रॉपर एरिएशन होती हो, हवा आती जाती रहती हो। और उनको जूतों को भी आपने हाइजीनिक रखना है। हो सके 2-3 आप जोड़े ले लीजिए जूतों के, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो एक दिन एक पहन लिया, दूसरे को उतने को सूखने का मौका मिल गया, फिर अगले दिन दूसरा पहन लिया, तो ताकि उसमें कम से कम कीटाणु अंदर ग्रो हो सके और दूसरा इसमें अंदर से कोई फिजिकल ट्रॉमा ना आए जूतों की वजह से, वो भी आपने ध्यान रखना है। और अगला आपने क्या ध्यान रखना है कि कहीं पे भी आपने नंगे पांव नहीं रहना है। इवन घर के अंदर शीशे की तरह आपका फर्श है, फिर भी आपने घर के अंदर भी आपने बेयरफुट नहीं घूमना है। कोई सॉफ्ट चप्पल्स आप पहन सकते हैं। मान लिया ये सारी चीजें करने के बावजूद भी 1-2% केसेस ऐसे होते हैं जिनमें डायबिटिक फुट हो ही जाता है। तो अगर वैसा ज्यादा हो ही गया है तो अपने नजदीकी अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर से मिलें और प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट करवाएं। कई बार क्या होता है कि इन्फेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया होता है, अल्सर्स टाइप के बन गए होते हैं, कई बार इन्फेक्शन हो गया होता है, सेरोलाइटिस हो गया होता है, कई बार बड़े बड़े फफोले आ गए होते हैं, उनमें भी इन्फेक्शन हो गया होता है, कई बार बुखार आने लग जाता है, यहाँ पे इंग्वाइनल रीजन में भी गिल्टी तक आ गई होती है, इन्फेक्शन पूरी टांग में फैल चुका होता है, पूरे ब्लड में कई बार फैल चुका होता है, तो उसमें प्रॉपर एंटीबायोटिक्स लगाना बहुत जरूरी हो जाता है। पेशेंट को एडमिट करके वो जो जख्म होता है उसकी प्रॉपर केयर करना बहुत जरूरी हो जाता है। कई बार जो डेड सेल्स होते हैं वो रिमूव करने पड़ जाते हैं ताकि वो और ना फैले, क्योंकि जो डेड सेल्स होते हैं वो भी कीटाणुओं के आहार और उनके रहने के लिए बहुत अच्छी जगह बन गई होती है। तो अगर कई बार स्मेल इसमें पड़ गई होती है तो उसमें भी प्रॉपर ध्यान रखना पड़ता है। वो हॉस्पिटल में ही प्रॉपर एक्सपर्ट डॉक्टर्स ही उसका सही से ध्यान रख पाएंगे। तो उसके लिए आप घर पे कोई छोटे मोटे नुस्खे अपना के कुछ ऐसा मत करते रहिए, तो उसके लिए प्रॉपर आप अस्पताल जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब कीजिए हमारे